चलिए हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा प्रजनन तंत्र है उसमें क्या-क्या असुविधाएँ होती है और वो हमारे रेनेटस स्पैन पाउडर के ज़रिए किस तरह से हम लोग उसमें थोड़ी राहत दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी तरह की दवाई नहीं है, किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्ट से किसी भी तरह की डायग्नोसिस या किसी भी तरह की मिटिगेशन या किसी भी तरह की डिजीज़ का इलाज, उपचार, चिकित्सा नहीं होती है। हमारे प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होने के बाद किसी भी समस्या की जो जड़ होती है, उस जड़ के ऊपर काम करती है, उस जड़ को बेहतर बनाती है और हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आइए चलिए हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर तरीके से जानते हैं। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी सारे ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स का एक साथ मतलब एक साथ काम करने को कहते हैं। जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं एक स्ट्रक्चर में, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन या यानी कि प्रजनन को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रजनन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उस सिस्टम को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ये पुरुषों में और महिलाओं में अलग-अलग तरीके से होता है। अलग-अलग तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पुरुषों में, अलग तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है महिलाओं में। अभी क्या है कि इसके 3 मूल आधार हैं, इसके 3 मूल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। प्रोड्यूस करने के लिए, अब वो प्रोड्यूस एग्स भी हो सकते हैं महिलाओं में और वो प्रोड्यूस जो है, वो स्पर्म भी हो सकते हैं पुरुषों में। इसके अलावा एक बार स्पर्म प्रोड्यूस हो गया या एक बार एग प्रोड्यूस हो गया, तो प्रोड्यूस होने के बाद सिर्फ प्रोड्यूस होने से तो काम चलेगा नहीं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है और उसके अलावा एक बार सही जगह पर उसको पहुँचा दिया जाए, फिर उसको नर्चर करने का या उसको एक इंसानी शक्ल देने का, एक बच्चे को मतलब अ, बच्चे को बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, उस चीज़ को पूरी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम जो है, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में एग्स यानी कि मतलब जो अंडे होते हैं जिससे कि जिन दोनों के मिलने के बाद एक बच्चे का गठन होता है। तो ये दोनों चीज़ों को बनाने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक बार दोनों मिल जाएँ उसके बाद उसको सींच कर एक बच्चे का आकार देने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारे प्रजनन तंत्र का की बहुत बड़ी भूमिका है। तो महिलाओं में नर्चर करने वाली कैपेबिलिटी होती है, तो ऑफस्प्रिंग्स को प्रेगनेंसी के दौरान ये नर्चर करती है। ये एक डायग्राम है दाहिनी तरफ, जिसमें हम देख सकते हैं कि पुरुषों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, उसमें क्या-क्या विविध विशेषताएँ हैं, वो यहाँ पर बताई हुई है। ये सारी चीज़ों को बताने का अर्थ यही है, ताकि आप गहराई से समझ पाएँ कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या काम करता है, हमारा कैसे काम करता है, ताकि जब आप किसी से भी बात करें इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप बेहतर जानकारी के साथ किसी को गाइड कर सकें। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ये निम्नलिखित मतलब अंश हैं, टेस्टिस होते हैं जो कि अंडकोश कहे जाते हैं। ये हमारे स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को तैयार करते हैं जो कि हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी में या प्रजनन तंत्र में प्रजनन की प्रक्रिया में कारगर हैं। इसके अलावा एपिडिडमिस नाम का एक और सब ऑर्गन कह सकते हैं जो कि स्पर्म को स्टोर करता है और उसे मैच्योर करने में मदद करता है। इसके अलावा वास डिफरेंस नाम का एक ग्रंथि होती है, जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में काम आती है, एपिडिडिमिस से लेकर यूरेथ्रा तक। ये सारे नाम हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये सिर्फ़ आपको आसानी से समझाने के लिए या सरल बनाने के लिए इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बनाई भी हमने नहीं है। ये आसान शब्दों में आपको समझ में आ पाए, इसके लिए मैं आपको इसका विवरण भी दे रहा हूँ, इसका अनुवाद भी बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई शब्द आपको ना भी समझ में आए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा सिमिनल वेसल्स
और प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन का ही एक अभिन्न अंग है। इसमें क्या होता है कि ये सीमेनल फ्लूइड या सीमेन जो होता है वो फ्लूइड तो आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, नरिश करने के लिए होता है। इन दोनों का काम यही होता है कि सेमिनल फ्लूइड को बनाना और बनाने के बाद स्पर्म को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा पेनिस होता है। पेनिस क्या करता है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवर करने का काम इसका होता है। तो ये 5 ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मिलकर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का डायग्राम भी दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं कि इस तरीके से जो गोल सा दिखने वाले वो 2 अंडकोश हैं, और यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है वो लिंग है पुरुषों का, और ये जो ग्रंथि है यूरिनरी ब्लैडर की है, जहां पर हमारा यूरिन स्टोर होता है और समय समय पर हम पेशाब करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर हमारा पुरुषों का जो मतलब प्रजनन तंत्र है उसको निर्माण करते हैं। अब आइए चलिए हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये होता कैसे है। Human male reproductive system. Despite having the same main function, the male reproductive system has quite different parts compared to the female. To start with, there are 2 ovoid testes in male humans. The testes lie in a pair of sacs, which are pouch-like extensions of their skin between the thighs. These are called the scrotal sacs. The development of the sperms requires a temperature around 1 to 8 degrees less than the body temperature. This means around 30 degrees Celsius. This is why the testes lie in the scrotal sacs outside the main body. There is a spermatic cord that contains blood vessels at the upper end of each testes. Leading from the end of the testes is a narrow, much coiled tube, the epididymis. The testes produces sperms. The sperms may then be stored in an inactive form in the epididymis for entering the vas deferens, or sperm duct. The sperm duct from each side passes into the abdominal cavity. It loops over the ureter of that side and finally opens into the urethra. A gland called the seminal vesicle opens into each sperm duct. At the base of the urinary bladder, where the 2 sperm ducts join the urethra, is the prostate gland. Beneath the prostate gland is the Cowper's gland. The seminal vesicle, the prostate, and the Cowper's gland secrete a slippery fluid that mixes with the sperms called seminal fluid or semen. The semen is an important fluid because it contains nutrients and enzymes which serve to nourish and protect the sperms and activate them so that they begin to swim. The urethra is a tube that passes through the center of the penis to carry the semen to the exterior during ejaculation. The penis is an organ that contains erectile tissue with numerous blood spaces. When stimulated, the blood will fill the spaces and the penis will become erect and hard. Given enough stimulation, ejaculation, or the release of the semen can happen. Urine and semen will not pass through the urethra at the same time. This is due to a circular band of involuntary muscle called the internal urethral sphincter at the base of the urinary bladder that blocks urine from coming out or flux of semen from coming in during ejaculation. The human sperm, or spermatozoon, has a head with a diameter of only about 2.5 micrometer. But exactly how small is a 2.5 micrometer? Compare it with the diameter of your hair, which is around 70 micrometer. Get the picture? You can fit 28 of these wiggly cells along the width of just a single hair. Coming towards the composition of the sperm head, it contains a large nucleus that carries a haploid set of chromosomes, little cytoplasm, and an acrosome. The acrosome is a sac containing enzymes. The human sperm also includes a middle piece containing mitochondria to provide energy for the activity of the sperm and, of course, a tail or flagellum to enable the sperm to swim towards the egg. The enzymes can break down parts of the egg membranes to let the sperm penetrate during fertilization. Puberty. Puberty is the stage in the development of humans and other mammals when the sex organs mature and produce gametes for the first time. In humans, puberty takes place later in life, as compared to other mammals. Puberty begins at the age of about 12 years for boys. However, there has been a recent increase in hitting puberty at a younger age.
because of the artificial food given to our kids. Testosterone is the male sex hormone made by the testes that is increased during puberty and is responsible for secondary sex characteristics. तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी चलती है। अभी चलिए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझते हैं और उसकी भी वीडियो देखते हैं कि ये किस तरह से ये काम करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि महिलाओं की जो प्रजनन तंत्र है, उनके ऑर्गन्स अलग हैं और वो अलग तरीके से काम करते हैं। इसमें सबसे पहली है ओवरीज जो कि अंडे बनाती हैं। वो अंडे जिसको स्पर्म इम्प्रेग्नेट करके और फिर वो एक बच्चे का गठन करेगा। ये अंडे जो हैं, इस अंडों के अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के 2 हार्मोन्स भी ओवरीज बनाती है। इसके अलावा फ़िलोपियन ट्यूब्स होती है। आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है दाहिनी तरफ में, यहाँ पर 2 पतली सी ट्यूब पंखों की आकार में बाहर की तरफ निकली हुई है और इनको फ़िलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ये अंडे को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और ये ओवरी और यूटेरस के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ओवरी से लेकर यूटेरस तक इस अंडे को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फर्टिलाइजेशन यानी कि ये जो प्रक्रिया है जिसमें अंडे के अंदर एक एक स्पर्म घुसना चाहता है और उसको फर्टिलाइज करना चाहता है, ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन का या ये जो पॉलिनेशन का जो तरीका है, वो बेसिकली या इसको पॉलिनेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन फूलों में होता है पॉलिनेशन। तो ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे इस टर्म को कह रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अमूमन फ़िलोपियन ट्यूब में ही परफ़ॉर्म करता है। इसके अलावा यूटेरस क्या 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 होता है? आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स में भी देखा होगा यूटेरस का उल्लेख होता है वहाँ पर। तो वो जगह जो कि आपको मतलब जहाँ पर अंडा बर्स्ट होता है और वहाँ पर एक बच्चे का गठन शुरू होता है, एक फीटस का गठन होता है जहाँ पर और प्रेगनेंसी की शुरुआत जहाँ पर होती है, उस जगह का नाम यूटेरस है। इसके अलावा वजाइना को बेसिकली उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर वो धातु को रिसीव करती है, धात को रिसीव करती है और उसको बर्थ कैनाल भी कहा कहा जाता है। इंटरकोर्स के दौरान या प्रजनन के दौरान जो जो धात को रिसीव करती है, अपने अंदर प्रवेश करने देती है और उसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। सर्विक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपके लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस में होता है और ये वजाइना में ओपन होता है। ये डायलेट हो जाता है, ये चौड़ा हो जाता है बर्थ के दौरान। बच्चा जो है वो आप कह सकते हैं कि वो यहीं से माँ के गर्भ से निकल पाता है। तो ये जो गर्भ है, इसको यूटेरस आप कह सकते हैं और ये गर्भ से जो बच्चा निकलता है, वो सर्विक्स के थ्रू ही होकर के निकलता है। अब चलिए इसी चीज़ को, इसी एक्सप्लेनेशन को हम वीडियो के फॉर्म में अच्छी तरह से समझते हैं। We will talk about the female reproductive system, how the egg is produced, and where it fertilizes. In the female, there are 2 ovoid-shaped ovaries attached to the dorsal body wall, just below the kidneys. Eggs or ova develop inside the ovaries of the mature female human. Ovaries are also responsible for the production of estrogen and progesterone. It is thought that an overwhelming number of around 6 to 7 million potential cells are already present in a 20-week gestation fetus and then decline to 1 to 2 million at birth. This number continues to decline from 300,000 to 500,000 at puberty to less than 1,000 at an average age of menopause. Usually, only one egg is released every month. The ovaries take turns to release an egg. The egg cells divide through mitosis and then go through meiosis. Most of these cells are arrested at prophase 1 and may remain like this for up to 50 years. The egg is spherical, with a diameter of about 110 to 120 micrometer. Now, compare this with the diameter of the human sperm head, which, as learned in the previous video, is only around 2.5 micrometer. The egg, like the sperm, also has a large nucleus and contains a haploid set of chromosomes. A lot of cytoplasm is present and may contain a small amount of yolk. The egg has a plasma membrane, which, in turn, is surrounded by an outer membrane called vitelline membrane.
The ovary releases the ripe eggs or ova into the oviduct at certain times. There are two oviducts. Each oviduct, also called the fallopian tube, is a narrow muscular tube. It leads from the ovary to the uterus. The anterior portion of the oviduct has a funnel-shaped opening called infundibulum. Cilia on the inner lining helps move the egg to the uterus. The egg is fertilized in the oviduct. The uterus is another name for the womb. It is where the baby or fetus develops during pregnancy. It is pear-shaped, about 7.5 centimeters long. The uterus has thick muscular walls, which makes it easier to stretch as the baby grows. Its inner lining, the endometrium, is soft and smooth. Part of this lining is shed off every month during menstruation. The endometrium is richly supplied with blood vessels and is the place where the embryo is embedded after fertilization. At the lower narrow end or neck of the uterus is a circular ring of muscle known as the cervix. The outer portion of the uterus is a thin-walled birth canal, or vagina. The opening of the vagina is the vulva. Semen is deposited in the vagina during intercourse. तो जैसा कि हमने देखा, जो चीज़ हमने वर्बली एक्सप्लेन की, उसी चीज़ को वीडियो फॉर्म में यहाँ पर भी देखा। अभी क्या है कि चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या संभवतः हो सकती है। आपने देखा कि ये बिल्कुल दक्ष प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे संभवतः क्या-क्या समस्याएँ होती हैं, जो कि पुरुषों में प्रजनन से संबंधी होती हैं। तो पुरुषों से संबंधी क्या-क्या असुविधाएँ होती हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असुविधा होने के कारण हो सकती हैं। सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जो कि सही तरीके से इरेक्शन इंटरकोर्स के दौरान यानी कि प्रजनन के दौरान सही तरीके से लिंग का इरेक्ट ना हो पाना, लिंग का सही तरीके से मतलब इरेक्ट ना हो पाना एक समस्या हो सकती है। ये काफ़ी सारे अलग-अलग तरह के कारणों की वजह से संभव है। हार्ट की किसी असुविधा की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से ये 2 कारण फिज़िकल फैक्टर्स हैं और इसके अलावा साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जो कि तनाव से रिलेटेड हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव या इस तरह की घबराहट से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी मतलब पुरुषों की मतलब जो प्रजनन की प्रक्रिया है, वो उसका सही तरीके से ना हो पाना या फर्टाइल ना हो पाना। मान लीजिए अगर कोई प्रजनन की प्रक्रिया को लगातार परफ़ॉर्म कर भी रहा है, लेकिन करने के बाद भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर सही तरीके से मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो वो काफ़ी सारे और भी कारणों की वजह से हो सकता है। स्पर्म काउंट कम होने की वजह से हो सकता है। अ, स्पर्म मोर्टेलिटी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा स्पर्म का शेप एब्नॉर्मल होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या लाइफ़स्टाइल के फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसी असुविधा हो सकती है, ख़ास करके मेल इनफर्टिलिटी की। इसके अलावा प्रोस्टाइटिस की भी एक समस्या है। प्रोस्टेटाइटिस इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन आ जाना। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है हमारे पेशाब के रास्ते के काफ़ी ऊपर और वो क्योंकि एक ऐसी ग्रंथि है जिसकी कोई एक्सरसाइज़ संभव नहीं है हमारे लिए। मतलब बाहर से कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते आप, हर तरह की मसल्स की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक तरह की मसल्स होती है, जिसकी एक्सरसाइज़ आप बाहर से नहीं कर सकते। इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे हाइजीन का और बहुत सारी एक्सरसाइज का करना आपके लिए आवश्यक है। लेकिन ये प्रोस्टेटाइटिस की होने के कारण आप इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन इस प्रोस्टेट ग्रंथि में आ जाती है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करने में असुविधा का बोध होता है। मतलब जलन भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। पेल्विक यानी कि आपको ये मतलब आपके निष्कासन के एरिया में आपको दर्द हो सकता है और डिफ़िकल्टी हो सकती है इजैक्यूलेशन यानी कि स्पर्म को बाहर निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा बैक्टीरिया की वजह से भी संभव है, जो कि एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रॉनिक भी हो सकते हैं और ऐसी असुविधा नॉन बैक्टीरियल भी हो सकती है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है और बैक्टीरिया के बिना भी हो सकता है ये जो समस्या है। इसके अलावा
बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेक्सिया पीएचपी, ये एक नॉन कैंसरस इन्लार्जमेंट है। आपके प्रोस्टेट ग्रंथि अगर बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, इन्लार्ज हो जाए प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये काफी कॉमन है पुरुषों में। और ये किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये समस्या ज्यादातर लोगों को है? उनको यूरिनरी समस्या होगी, जैसे कि यूरिन को स्टार्ट करने में समय लगना। बहुत सारे लोग पेशाब करने खड़े होते हैं, लेकिन पेशाब करने खड़े होने के काफी देर बाद उनकी पेशाब एक्चुअली निकलना शुरू होती है। इसके अलावा उनकी जो पेशाब की जो धार है, वो धार बहुत ही कम, बहुत ही धीरे होती है। आप देखिए बचपन में धार कितनी तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये धार धीरे होती चली जाती है। ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के कमजोर होने की वजह से या बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेक्सिया की वजह से भी संभव है। इसके अलावा काफी फ्रीक्वेंट, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन का दोबारा लगना, यूरिन रोक ना पाना। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको एक बार यूरिन हो गई और आपको लगा कि अब हो गई, लेकिन जैसे ही आप मतलब अपने लिंक को अगर आप वापस जगह पर लेकर आने की के लिए उसको ये करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके बाद भी कुछ बूंदें निकल रही है। तो ये जो है वो बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेक्सिया के सिम्टम्स हैं। तो इस कारण की वजह से भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस काफी मतलब दिक्कत आती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है सही तरीके से प्रजनन न होने का। इसके अलावा वेरिकोसेल नाम की एक समस्या होती है, जो कि आपकी धमनियां और शिराओं में, अंडकोश में रक्त ले जाने वाली जो धमनियां और सिराएं हैं, और अंडकोश से स्पर्म को बाहर ले जाने वाली जो धमनियां और सिराएं हैं, वो अगर फूल जाए, वो अगर सूज जाए, तो इस तरह के सूजन, नसों में सूजन की वजह से, स्क्रोटम यानी कि अंडकोश, अंडकोश में इस तरह की नसें अगर फूल जाएं या सूज जाएं, तो वेरिकोज वेन्स जैसे पैर में होता है, ठीक उसी तरह की असुविधा अगर अंडकोश में हो जाए, तो उसको वेरिकोसेल कह सकते हैं। और ये मतलब काफी सारी चीजें इसके सिम्टम्स हैं। इसके मतलब अंडकोश में दर्द का अनुभव होता है इससे। और अंडकोश का सिकुड़ना एक एक इसका द्योतक है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, इसकी वजह से बच्चे का ना होना या इस तरह की समस्या भी हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी तक बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता। तो कोई एक कारण नहीं है। अब जब कोई कहता है बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये क्या है ना, बड़ा ही मतलब मासूम तरीका है ये कहने का, बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, इनमें से कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है, ये समझना बहुत जरूरी है सही सुझाव देने से पहले। इसके अलावा हाइपोगोनाडिज्म की भी समस्या हो सकती है। एक ऐसी कंडीशन जहां पर शरीर टेस्टोस्टेरोन या तो बना नहीं रहा, जो हार्मोन आपके प्रजनन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो या तो बना नहीं रहा, या तो बना रहा है तो सही मात्रा में नहीं बना रहा है। अगर ये होता है तो आ, मतलब क्योंकि ये सेक्सुअल डेवलपमेंट का हार्मोन है, तो अगर ये हार्मोन अगर सही तरीके से नहीं बने, तो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसके क्या सिम्टम्स हैं? आपकी जो सेक्स ड्राइव है, या आपकी जो प्रजनन करने की जो इच्छा है, वो लिबिडो आपका कम हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, थकावट हो सकती है, और आपका मसल मास भी कम हो सकता है अगर ऐसा हो तो। इसके अलावा पायरोनीज डिजीज नाम की एक समस्या होती है, जिसमें एक फाइब्रस कार टिश्यू आपके लिंग में जमने की वजह से उसका वो काफी मुड़ जाता है, और जब इरेक्शन होता है तो पेन होता है, दर्द होता है, और सेक्सुअल फंक्शन जो है वो डिस्कम्फर्ट होता है। सेक्स करते टाइम दर्द का अनुभव होता है। तो ये समस्या हो सकती है। ये एक लिंग का मुड़ जाना इसका एक इंडिकेशन है कि आपको ये वाली समस्या है। इसके अलावा हाइड्रोसील नाम की एक समस्या होती है, जिसमें आपके अंडकोश में बहुत सारे फ्लूइड या बहुत सारे मतलब लिक्विड जम जाता है, बहुत सारे तरल पदार्थ जम जाते हैं, और इसकी वजह से आपके अंडकोश में सूजन आ जाती है। और सूजन की वजह से यूजुअली दर्द होता है,
ज़रूरी नहीं कि हर बार दर्द हो, लेकिन दर्द होता है। ये आम तौर पे खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक ना हो तो इसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमने ये जाना है अभी तक कि पुरुषों में क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है जिसकी वजह से प्रजनन ना हो सके, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया ना हो सके। लेकिन अब हम जानते हैं कि महिलाओं में ऐसी क्या-क्या समस्याएँ हैं, जो कि जिसके कारणवश रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में समस्या आने के कारण बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है पुरुषों में भी हो सकती है और प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं में भी हो सकती है, समस्या महिलाओं में भी हो सकती है। तो दोनों तरफ बराबर-बराबर समस्याएँ हो सकती हैं और जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम किसको है, कितनी है और क्या है, तब तक हम सही तरीके से उसको एड्रेस नहीं कर पाएँगे, हम सही तरीके से उसको सुझाव नहीं दे पाएँगे कि क्या करने पर उनकी उस समस्या का निवारण हो सकता है। अगर कोई कहता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये तो वो फलस्वरूप बता रहे हैं। ये एक बहुत ही मासूम तरीका है कहने का, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पुरुषों में बहुत सारे कारण। लेकिन एग्ज़ैक्टली कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये जानना हमें ज़रूरी है तभी हम उसको सही तरीके से ये कर पाएँगे। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि प्रोडक्ट के ज़रिए ये चीज़ करते कैसे हैं। इसके अलावा पुरुषों की में तो हमने जान ही लिया, लेकिन महिलाओं में क्या-क्या समस्या हो सकती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस भी कहते हैं इसे। ये एक तरह का हॉर्मोन्स के उथल-पुथल होने का के कारण जो हमारी ओवरीज़ होती है, वो ओवरीज़ में छोटी-छोटी गाँठें पड़ जाना ब जिसको गाँठें पड़ जाती है, इसको हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह सकते हैं। ये इसके फलस्वरूप जो है वो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, मतलब महिलाओं को जो पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है या मासिक जो होता है, माहवारी होती है, वो जो है वो समय-समय पर नहीं होकर वो असंतुलन उस चीज़ का हो जाता है। इसके अलावा चेहरे पर ख़ास करके इस जगह पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं उनको। उनको बहुत कील-मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं और इनफर्टिलिटी इसके कारणवश बच्चा नहीं होने की भी समस्या आजकल आम हो चुकी है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक समस्या देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपकी एंडोमेट्रियम नाम की एक जैसे कि मैंने आपको आगे बताया भी था, यहाँ पर एंडोमेट्रियम नाम की एक लाइनिंग होती है। Human male इंडोमेट्रियम आप देखिए यहाँ पर अंदरूनी जो लाइन है, यहाँ पर दाहिनी तरफ में सबसे बीचों-बीच एंडोमेट्रियम लिखा भी हुआ है, जहाँ पर बच्चा पलता है एक्चुअली। ये एंडोमेट्रियम की अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर एक पतली-सी लाइन होती है और ये जो लाइन है, ये लाइन अगर अंदर की तरफ ना होकर अगर बाहर की तरफ फ़ॉर्म होना शुरू हो जाए, तो जिसकी वजह से मतलब अगर अंदर की जो लाइनिंग है वो अंदर ना होकर बाहर बननी शुरू हो जाए, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं और इसकी वजह से बहुत दर्द भी होता है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और इनफर्टिलिटी भी इसके कारण संभव है। इसके अलावा यूटेराइन फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का तैयार होना भी यहाँ पर होता है। एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है, मतलब एक ऐसी ग्रोथ है जो कि अमूमन कैंसर में तब्दील तो नहीं होती, लेकिन इसके कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेल्विक पेन होता है और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है प्रेगनेंसी में। आप देखिए कि एक अलग तरीके के फैट डिपॉज़िट्स हो रहे हैं ओवरी में जो कि उसके शेप को बिल्कुल बिगाड़ कर रख देते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी नाम की एक समस्या होती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक जो ओवरी है वो छोटी है आकार में और दूसरी जो ओवरी है वो बिल्कुल सूज गई है, बिल्कुल बड़ी हो गई है किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण। महिलाओं में इस तरह के इन्फेक्शन का होना ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया से होता है। सेक्स के दौरान जो बैक्टीरिया का लेन-देन होता है पुरुषों से महिलाओं में और महिलाओं से पुरुषों में। उस बैक्टीरिया के कारण अगर मान लीजिए जो हमारे ग्रोइन का जो एरिया है, जो हमारे निष्कासन का जो एरिया है,
अमूमन उसको सही तरीके से साफ दिन में 1 बार नहाते वक़्त ही किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको नियमित तौर से सही तरीके से साफ ना किया जाए, तो वहाँ पर ब गंदी जगह पर बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएँ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, यानी कि प्रजनन के दौरान ये बैक्टीरिया पुरुषों से महिलाओं में या महिलाओं से पुरुषों को प्रभावित कर सकते हैं और इस बैक्टीरिया के आ जाने की वजह से पीआईडी नाम की एक इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आगे चल के दर्ददायक बन सकता है और इनफर्टिलिटी में भी तब्दील हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का भी कारण बन सकता है। इस वजह से आप जितना अच्छा हाइजीन रखेंगे, आप जितना ज़्यादा साफ-सफाई रखेंगे अपने प्रजनन तंत्र के जो मतलब आपके जो अनमेंशनेबल्स हैं, जितने आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको साफ रखेंगे, जितना अच्छा हाइजीन रखेंगे, उतना बेहतर रहेगा। आपको इस समस्या से उतना आपको निवारण मिल सकता है। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है? जब फ्लूइड भर जाता है कुछ थैलियों में, छोटी-छोटी थैलियों में जब लिक्विड भर जाता है या फ्लूइड भर जाता है या एक तरल पदार्थ भर जाता है ओवरीज़ में, तो ये बेनिगन होती है। बेनिगन का मतलब हुआ कि जो कैंसरस नहीं बन सकती, जो कैंसर में परिवर्तित नहीं हो सकती। लेकिन इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। पीरियड या तो होते नहीं हैं और होते हैं तो रुकते नहीं हैं। तो ये समस्या आती है। इसके अलावा सर्विकल डिस्प्लेसिया नाम की एक समस्या है, जो कि एब्नॉर्मल सर्विक्स नाम की जो जगह है, वहाँ पर एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है। मतलब अनवांछित जो है वहाँ पर सेल्स बढ़ती चली जाती हैं और ये जो सेल्स हैं, वो एक वायरस की वजह से होती हैं, जिनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एचआईवी भी एक तरह का अ इन्फेक्शन है, वैसे ही एचपीवी भी एक तरह का इन्फेक्शन है, जो कि इन्फेक्शन होने के बाद सर्विकल कैंसर यानी कि सर्विक्स में होने वाले कैंसर को भी जन्म दे सकता है। बहुत सारे लोग जिनको यूटेरस में कैंसर हुआ है, उनके यूटेरस में कैंसर में 90% जो है वो सर्विकल डिस्प्लेसिया को आगे बढ़ करके कैंसर हो गया है। तो अगर आप ये सर्विकल डिस्प्लेसिया नहीं होने देंगे, हाइजीन का खास ख्याल रखेंगे, टाइम टू टाइम चेकअप करवाएँगे, तो ये समस्या का होना आपके लिए मतलब रोकथाम हो सकती है इसके लिए। प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी इसका क्या मतलब हुआ जिसको पीओआई भी कह सकते हैं। एब्नॉर्मल अगर किसी को ओवेरियन फंक्शन ओवरी का जो फंक्शन है 40 साल की उम्र के पहले, ये महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 40 साल से पहले ही उनकी ओवरीज़ जो है, वो एग्स लेने के लिए या कह लीजिए स्पर्म लेकर उसको मतलब अगर बच्चे में कन्वर्ट करने के लिए अगर सक्षम न रह सके या अपनी मतलब फर्टिलिटी खो दे, तो इसको हम प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कह सकते हैं। पीरियड्स का बिल्कुल बंद हो जाना या मतलब बांझपन या मेनोपॉज़ल सिम्पटम को का जल्दी आ जाना, मेनोपॉज़ का जल्दी आ जाना इसके कुछ द्योतक हैं या इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा अ, वजिनिटिस नाम की एक समस्या है, वेजाइनाइटिस इसका इसका क्या मतलब होता है? वेजाइना यानी कि जो योनि है, योनि का में सूजन आ जाना, योनि का में सूजन आ जाने के कारण क्या हो सकते हैं कि किसी इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली आए। बहुत सारी महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। तो ये व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या मूल तौर पर वेजाइनाइटिस की समस्या के कारण होती है, जिसमें इन्फेक्शन होने के कारण ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है, डिस्कम्फर्ट होता है और बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, खास करके पब्लिक प्लेस में। तो ये कुछ समस्याएँ हैं। अ, मेनोर्गिया नाम की भी एक समस्या होती है, जिसमें कि एब्नॉर्मल या हेवी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। और ये खास करके शरीर के अंदर
आयरन की कमी की वजह से, एनीमिया की वजह से हो सकती है और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी अफ़ेक्ट कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो, तो आप अच्छी हाइजीन का मेंटेन रखिए और साथ ही साथ अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए। ये न्यूट्रिशन जो है वो आपके किसी भी तरह की असुविधा को शरीर में होने नहीं देता और अगर हो गई है तो उससे और आगे बढ़ने से रोकता है और इम्यूनिटी सिस्टम साथ ही साथ उस चीज़ को पहले जैसा करने की भी पूरा प्रयास करता है। अब ये तो हो गई समस्याएँ, समस्याएँ तो हमने समझ ली कि समस्याएँ क्या है, लेकिन अब इन समस्याओं का करें क्या? कुछ एक ऐसा खास न्यूट्रिशन है, जिस खास न्यूट्रिशन के ज़रिए अगर हम सही तरीके से उस खास न्यूट्रिशन को हमारे शरीर को दें, तो पुरुषों में भी और महिलाओं में भी जितनी भी समस्याएँ हमने डिस्कस की है अभी तक, चाहे वो पुरुषों में हो, चाहे वो महिलाओं में हो, वो सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन सारी समस्याओं को होने से रोका जा सकता है और अगर पहले से हो गई हों, तो इम्यूनिटी सिस्टम की मदद की जा सकती है उसको दोबारा से पुनः जागृत करने में, उन्हें पुनः हेल्दी करने में, उनको पुनः स्वस्थ करने में का प्रयास किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है? रेनेटस पैन पाउडर के ज़रिए किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा तनाव से लड़ने में मदद करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और ओवरऑल रेज़िलियंस को बढ़ाता है। ये बहुत ही अच्छी एक हर्ब मानी जाती है। हमारे आयुर्वेद में हज़ारों सालों से इसका प्रयोग हो रहा है और ये अश्वगंधा जो है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सेक्स बूस्टिंग या प्रजनन तंत्र को बढ़िया करने के लिए एक बहुत ही अच्छी नेचुरल हर्ब है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है रेनेटस पैन पाउडर में। दूसरा और ये जो है वो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के तौर पे भी बताई जा सकती है क्योंकि इसमें रंच मात्र भी केमिकल मौजूद नहीं है। अकरकरा नाम की एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है या मतलब कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो कि एफ्रोडिज़ियक प्रॉपर्टीज़ जिसमें पाई जाती है और मतलब जिसमें जिसे सेक्सुअल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना मतलब बहुत आसान हो जाता है जिसके खाने से और इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ जो है, प्रजनन तंत्र की जो स्वास्थ्य है, वो ओवरऑल अच्छा बना रहता है। जितनी भी समस्याएँ अभी तक हमने सुनी, हालाँकि हमारे प्रोडक्ट किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, बीमारी को ठीक करने का काम नहीं करते, लेकिन ये इसका काम क्या है? बीमारी अगर नहीं हुई है, तो उसको होने भी नहीं देना और अगर पहले से बीमारी मौजूद है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को इतना ज़्यादा कारगर बनाना, इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत बनाना कि इम्यूनिटी सिस्टम खुद ब खुद जाकर उस प्रॉब्लम से निपट ले। वो खुद ब खुद उस प्रॉब्लम से जाकर जूझ ले या उसको हरा सके। तो अकरकरा दूसरा इंग्रीडिएंट है हमारे स्पैन पाउडर में। तीसरा इंग्रीडिएंट आत्मगुप्ता है जो कि मूड को बढ़िया करने में, मूड को बैलेंस करने में बहुत सारे लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है या बहुत सारे लोगों को सेक्स की उतनी इच्छा नहीं पैदा होती है। तो वैसे मूड को बनाने के लिए कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि हमारे शरीर के अंदर वाइटैलिटी, ताकत और ये जितना भी अब मैंने आपको मैकेनिज़्म बताए उस पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को, उस पूरे के पूरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए आत्मगुप्ता बहुत ही अच्छा रोल निभाता है और एक ओवरऑल वेल बीइंग, एक ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को भी बढ़िया करने के लिए इसका काफ़ी अच्छा रोल है। इसके अलावा गोक्षुरा, गोक्षुरा क्या करता है? ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है और स्टैमिना को बढ़ाता है। यानी कि अगर किसी का सेक्सुअल टाइमिंग 1 से डेढ़ मिनट का है या उससे कम है, तो उसको बढ़ाने में टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है। इरेक्शन को लंबे समय तक करने में मदद करता है या आपकी वाइटैलिटी और स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। आप लंबे समय तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, आप लंबे समय तक प्रजनन की प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा शतावरी है इसके अंदर, शतावरी भी हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है, पुरुषों में भी करता है और महिलाओं में भी करता है। इसके अलावा ये ओवरऑल हेल्थ को और वाइटैलिटी को बढ़िया करता है, यानी कि ओवरऑल सेक्सुअल बूस्टर का काम करता है। ये सारे इंग्रीडिएंट मिलकर आपके ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं और आपके ऑर्गन मजबूत होने के बाद आपको बेहतर प्रजनन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा गोटुकोला होता है इसके अंदर जो कि हमारे कॉग्निटिव एनहांसिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर।
कॉग्निटिव एनहांसिंग प्रॉपर्टीज यानी कि जो भी सिस्टम में, आपके प्रजनन के सिस्टम में जो भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो कि थोड़ा भी रोल परफॉर्म करते हैं, उसको बेहतर तरीके से फंक्शन करने में, उसकी सर्विसिंग करने में गोटूकोला बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। और मेंटल क्लैरिटी और फोकस, ब्रेन से रिलेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, थैलेमस से रिलेटेड, थाइमस से रिलेटेड हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। सफेद मूसली ये भी हमारी वाइटैलिटी के लिए, स्टैमिना के लिए और ओवरऑल एनर्जी के लिए, क्योंकि जब कोई सेक्स करता है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे स्टैमिना की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों, स्टैमिना और ये एनर्जी, सफेद मूसली के स्पैन पाउडर में होने की वजह से हमारी बढ़ जाती है काफी हद तक। इसके अलावा कोकिलाक्ष नाम की एक आयुर्वेदिक जो है प्राकृतिक वनस्पति इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करने में काम आती है और स्टैमिना को भी बढ़ाने में मदद करती है। मैंगोस्टीन है इसके अंदर, जो कि 42 एक्टिव ज़ेंथॉन्स होते हैं जिसके अंदर, और ये ज़ेंथॉन्स क्या करते हैं, वेट मैनेजमेंट करने में मदद करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, परिपूर्ण, संपूर्ण ताकत हमारे स्पैन को देते हैं, ताकि हमारे प्रजनन के दौरान जिस भी तरह की एंटीऑक्सीडेंट ताकत की हमें ज़रूरत हो, उसकी कोई भी कमी ना पड़े। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक शिलाजीत मौजूद है, और ये शिलाजीत क्या करता है, नेचुरल मिनरल्स देता है हमारे शरीर को, एंटीऑक्सीडेंट्स देता है हमारे शरीर को। और हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि शिलाजीत एक बहुत ही ताकतवर ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है, जो कि सेक्सुअल पावर को कई कई हजार गुना बढ़ा देती है। बल्कि अभी एक बाबा जी हैं जो जेल में हैं, उन्होंने भी शिलाजीत के ही, सही शिलाजीत के प्रयोग से ही 60, 65, 70 की उम्र में भी उन्होंने अपने सेक्सुअल सेक्सुअल ऑर्गन्स को बिल्कुल एक्टिव रखा है। खैर, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन आज से पहले जितने राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी शिलाजीत के प्रयोग से और इन सारी प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रयोग से ही अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को बढ़िया रखते थे। पहले के राजा महाराजा बहुत ज्यादा उम्र के बाद भी उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स बिल्कुल एक्टिव रहते थे, और बहुत जबरदस्त तरीके के सेक्स सेक्स को परफॉर्म कर पाते थे। तो आप भी, ये 8 प्राकृतिक वनस्पतियों का एक गठजोड़ है हमारे स्पैन पाउडर में, रेनेटस स्पैन में, जो कि 5 अलग अलग फ्लेवर्स में उपलब्ध होगा। अभी केसर बादाम फ्लेवर में हमारे बीच ऑलरेडी आ चुका है। इसका अगर हम सेवन करते हैं तो जितनी भी तरह की समस्याएं यहाँ पर हमने महिलाओं से रिलेटेड देखी, या जितनी भी समस्याएं हमने उसके पहले पुरुषों में रिलेटेड देखी, ये समस्याओं की जो मूल जड़ है, इस जड़ के ऊपर काम करता है ये जो 8 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए। और ये जड़ के ऊपर काम करके हमारे पुरुषार्थ को मजबूत करता है, और महिलाओं में हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके ये प्रजनन तंत्र को वज्र की तरह मजबूत बनाने का काम करता है। तो चाहे समस्या किसी भी तरह की हो, चाहे समस्या किसी भी कारण से हो, ये प्रोडक्ट जो है हमारा स्पैन, इसको अगर हम देते हैं अपने रेनेटस नोवा के साथ, इसको अगर हम देते हैं अपने इम्यूजेंथ के साथ, इसको अगर हम देते हैं हरिद्रा के साथ, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इससे आ सकता है, और बहुत ही लंबे समय तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? एक आप सैशे ले सकते हैं 90 ml पानी में। सुबह अगर आप ले रहे हैं तो आप सुबह नाश्ते के साथ इसको ले सकते हैं। इसको 2 बार लेने का है, एक सुबह और एक रात को। सुबह जब आप ले रहे हैं तो लूक वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, अच्छी तरह से उसको मिला लें, और इसको नाश्ते के बाद लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो नाश्ते के बाद लेना है इसको 90 ml पानी में, और अगर हल्का गुनगुना पानी रहता है तो बेहतर रहेगा। सुसुम पानी रहता है, गुनगुना पानी रहता है तो बेहतर रहेगा। रात को इसको लेना है तकरीबन तकरीबन 110 ml गर्म दूध के साथ, या बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो गुनगुना होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए। रूम टेम्परेचर से गर्म, यानी कि गुनगुना कह सकते हैं या लूक वार्म कह सकते हैं। तो ये 110 ml दूध के साथ आप इसको मिक्स करके रात के खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। और ये भूल कर भी आप कभी खाली पेट ना लें। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि खाली पेट इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 2 एक साथ कभी भी नहीं लेना है, और दिन में आप 2 ले सकते हैं, लेकिन एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को
आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। सुबह लेना है पानी में, रात को लेना है दूध में, और सुबह लेना है 90 एमएल पानी में, रात को लेना है 110 एमएल दूध में, और दोनों ही नॉर्मल तापमान से थोड़ा ज़्यादा तापमान होना चाहिए। उबलते हुए में नहीं लेना है, नॉर्मल तापमान से थोड़ा ज़्यादा तापमान होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है आपको मिल पाई है। इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्वयं भी लाभ उठाएँगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आज की जानकारी को हम यहीं विराम देते हैं। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस। हैव अ नाइस डे।